हाँ बच्चों, हम सीक्वेंस के दूसरी वीडियो के अंदर आ गए थे और इसके अंदर हम बात कर रहे थे अब कुछ और डेफिनेशंस की। तो ये डेफिनेशन कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस मोनोटोनिक इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब तुम्हें पता ही है कि जिसके टर्म्स जो है आगे की ओर जाते जाएं तो वो छोटे होते जाएं। यहाँ पे लिखा है मैंने an+1, an+1 छोटा होना चाहिए an से। सपोज करो सीक्वेंस कोई ऐसी है an, ये सीक्वेंस। तो यदि को तुमसे कोई कहने का an क्या है, उसका nth टर्म है, और an+1 क्या है, उसका n+1वां टर्म है, तो n+1वां टर्म तो बाद में आएगा ना। तो वो कह रहा है बाद वाला टर्म जो है छोटा होना चाहिए या इक्वल भी हो तो भी वो तुम्हारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। सपोज करिए तुम्हारे सामने एक सीक्वेंस डाल दी किसने, 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3, ऐसी कोई सीक्वेंस डाल दी। बताइए क्या इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही? आने वाला पद पहले बाद वाला पद इसके बराबर है, चल जाएगा, इक्वल भी चलेगा। और ये वाला पद इससे छोटा है तो चल जाएगा, ये इसके बराबर है तो चलेगा, इससे अगले वाला इससे भी छोटा है तो चल जाएगा। समझ रहे हो तुम? इक्वल लगाया है यहाँ पे, इक्वल भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 डॉट। तो ये भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे ही होता है स्ट्रिक्टली, ये थोड़ा सीक्वेंस गलत लिखी गई, एक छूट गया, अरे 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 इंक्रीजिंग छूट गया, सीक्वेंस बिगड़ जा। वो हम यूट्यूब की बात करते रहे बच्चे जो, इसलिए गड़बड़ हो जाती है सारी। एक मिनट, तो देखो इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है ये तो सब पता ही है। नमस्ते बच्चों, नमस्ते भैया। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग का मतलब जिसके अंदर आने वाला टर्म पहले वाले से बड़ा या इक्वल हो तो इसे इंक्रीजिंग कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस सीक्वेंस को चेक करो, ये सीक्वेंस मोनोटोनली इंक्रीजिंग है क्योंकि इसने कहा है आने वाला टर्म, आने वाला टर्म सेकंड फर्स्ट से बड़ा हो या इक्वल हो। एक और लिख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो ये भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ऐसी डेफिनेशन बताई मैंने डिक्रीजिंग की। फिर उसके बाद में आते हैं हम स्ट्रिक्टली पर। स्ट्रिक्टली में ये रहेगा कि हमेशा ही इंक्रीजिंग है तो बढ़ने ही चाहिए, केवल बढ़ने चाहिए, और डिक्रीजिंग है तो केवल घटने ही चाहिए, इक्वल का मतलब नहीं है। जैसे ऊपर वाली मैंने एग्जांपल दी थी अभी, डिक्रीजिंग वाली में क्या दिया था 1 1/2, तो इसे तुम स्ट्रिक्टली बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस वाली को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हो, ये रहा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन ये ही तुम्हारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, क्योंकि इंक्रीजिंग में दोनों बातें थी, ग्रेटर हो या इक्वल हो। समझ में आ गई बात तुम्हें? ऐसे ही होता है केवल मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब चाहे वो इंक्रीजिंग हो या वो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे सीक्वेंस को कहेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये ध्यान रखनी है क्योंकि मैं बाद में कुछ थ्योरम्स बताऊंगा, वो इन पर ही डिपेंड है, मोनोटोनिक पर। तो इनमें कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं वैसे तो, फिर भी एक आधी बात बोल लेता हूँ और मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। बताइए -1n मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? -1 1 -1 1, बताइए कौन सी? हाँ लिख देना नॉट मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक है ही नहीं, ये लिख दिया। सही है, हर सीक्वेंस जरूरी नहीं होता कि मोनोटोनिक हो ही, नहीं, बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी हैं जो मोनोटोनिक है ही नहीं। सही है, जल्दी से नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो कांस्टेंट सीक्वेंस, नाम से ही जाहिर है जिसके सभी टर्म्स कैसे हो, कांस्टेंट हो। देखो मैंने ये क्या लिखा, आने वाला पद पहले वाले पद से बड़ा या बराबर हो। फिर यहाँ लिखा जो आने वाला पद है छोटा हो या बराबर हो। इस सीधी सी बात होती है जब भी दो बातें ऐसी होती हैं, x ग्रेटर इक्वल टू वाई, x लेस इक्वल टू वाई, तो ये दोनों बातें एक साथ तभी सही हो सकती हैं जब x इक्वल टू किसके हो, y के हो। तो कहने का अंतर है बस ये कंडीशन या ये कंडीशन। मतलब इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है वो, आने वाला पद बड़ा या बराबर, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसमें कह रहा है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो तो उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट सीक्वेंस। या सीधी सी बात, उसके सभी टर्म्स कैसे हो, सेम हो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन डाल दिया, बस 2 लिख दिया, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब इसके हर टर्म 2 2 ही हैं। ये तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होती है
और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होती है। समझ में आगे बात? तुम्हें जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंस क्या होती है सीक्वेंस की। देखो नाम से जाहिर है सब सीक्वेंस, जो किसी सीक्वेंस में से बनाई गई हो उसे बोलते हैं सब सीक्वेंस। ये मैंने जो लिखा है तुम्हें इसको मैं अलग समझाता हूं दूसरे एग्जांपल लेकर, 1 मिनट के लिए बस। सपोज करिए हमारे सामने कोई सीक्वेंस ऐसे लिखी हुई है, Sn इक्वल टू n+1 अपॉन n+2। ये मैंने एक सीक्वेंस ली जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे एक्सपेंड करना, S1 क्या आएगा 2/3, S2 3/2, 3/4, S3 4/5, S4 5/6, S6 S5 6/7 और S6 7/6। ऐसे तुम बहुत सारे टर्म्स इसके निकाल सकते हो। तो ये हम एक एग्जांपल लेना है, उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब सीक्वेंस होती क्या है। ठीक, अब मैं यहां से जो मैं ऊपर डेफिनेशन लिखवाई उसके अनुसार बता रहा हूं। एक मैंने अपने पास से नई सीक्वेंस ली, उसका नाम रखा, जो किताब में ऊपर लिखा मैंने वो लिख देता हूं। क्या लिखी मैंने? NK। चलो जी, एक सीक्वेंस ली मैंने NK और यहां पर उसकी वैल्यू लिखी मैंने, सपोज करो NK सीक्वेंस ऐसी ले ली 1 3 5 7। अगर यहां पर कोई तुमसे पूछता है बताइए N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 3 है, N3 की वैल्यू 5 है और N4 की वैल्यू 7 है। लेकिन ध्यान रखना ये जो लेनी है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेनी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऊपर देखो मैंने लिखवाया होगा कि ये तुम्हें लेनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये लिखा। NK कैसे लेनी है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नेचुरल नंबर की लेने हैं, नेचुरल नंबर बाय 2 में मत डाल देना इसमें, 1 3 5 7 ये रही। अब तुम्हें नई सीक्वेंस बनानी है जिसे हम बोलते हैं सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस कैसे बनाई जाएगी? जो तुम्हारी Sn है ना, n की जगह NK डाल दो, n की जगह NK डाल दीजिए तो वो बन जाएगी तुम्हारी, जहां या लिखना चाहो ऐसे लिख दो, हाँ, तो ये बन जाएगी हमारी सब सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पर NK का मतलब N1 कोमा, यहाँ पर N2 कोमा, N3 कोमा, ऐसे ही करते चले जाइए। बताइए N1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर N1 की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, डॉट 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 डॉट। अब इनकी वैल्यू खोल दीजिए, बोलिए S1 की वैल्यू ऊपर देख के बताना कितनी है? 2/3 है, इसकी वैल्यू 3/4 है, इसकी वैल्यू इसकी आएगी 4/3 है और इसकी 6/7 डॉट डॉट डॉट। इसको कहा गया है कि ये सब सीक्वेंस है ऊपर वाली सीक्वेंस की। जरा चेक करना इसके अंदर जो भी टर्म्स आए हैं, ये जो टर्म्स आए हैं इसी सीक्वेंस के लिए लिए गए। कौन कौन सा? 2/3 वाला, फिर लिया गया है 4/5 वाला और फिर लिया गया है 6/7 वाला। तो ये सीक्वेंस ऊपर वाले सीक्वेंस से बनाई गई है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सब सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन इसको इस तरह समझना बड़ा टेढ़ा काम है। कुछ भी नहीं करना तुम्हें, जो भी तुम्हें सीक्वेंस रखी है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा कोई नई सीक्वेंस बना दो। जो टर्म्स इसमें डले हैं वही टर्म तुम दूसरी सीक्वेंस में डालो, सही है, लेकिन बनानी इसके द्वारा ही है, तो वो इसकी क्या कहलाएगी? सब सीक्वेंस कहलाएगी। मैं इसे दूसरी तरह समझा रहा हूं 1 मिनट के लिए। जैसा हमने यहां पर, या मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए मैंने कोई सीक्वेंस ये ली 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 डॉट, ये सीक्वेंस ली, इसका नाम भी रख दिया मैंने Sn सीक्वेंस। अब हम इसके द्वारा एक नई सब सीक्वेंस बना सकें तो वो बता दीजिए क्या लूं। जरा 1 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1/5 ले लिया, तो तुम बता रहे हो कि हाँ भाई इसमें से पहला ले लिया, फिर थर्ड वाला ले लिया, फिर तुमने 5 वाला ले लिया। इस सीक्वेंस के ही तो कुछ टर्म लिए हैं, 1/7 ले लिया, अगला बता सकते हो तुम 1/9 लिया होगा, तो ये तुमने इसमें से लिए हैं, तो ये वाली नीचे वाली ऊपर वाले की सब सीक्वेंस कहलाएगी। समझ में आ गई बात? जो सीक्वेंस दी गई सीक्वेंस के कुछ टर्म्स को लेकर बनाई जाती है,
कुछ टर्म को मतलब उसके ही टर्म्स लेकर बनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं हम सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस ये हुई। किसी भी सीक्वेंस की सबसे फेमस दो नई सब सीक्वेंस होती हैं वो बहुत आसान होती हैं। इस सीक्वेंस के इवन टर्म्स वो अलग निकाल लीजिए, अरे एक ओड टर्म्स अलग निकाल लीजिए। जैसे तुमने इसमें क्या निकाले, ओड वाले, इसको हम इन जनरल कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो तुमने बनाई है, ये बनाई है तुमने S2n माइनस 1, n की जगह 1 रखो तो क्या आएगा यहाँ पर S1, तो S1 की वैल्यू कितनी है 1। फिर तुमने n की वैल्यू 2 रखी तो 3, S3 की वैल्यू कितनी है 1/3। तो ये इसकी एक सब सीक्वेंस है। दूसरी बनानी है तो और बना सकते हो तुम सब सीक्वेंस। अब की बार ले लो इवन वाले। इवन वाले कौन कौन से लिए, 1/2, 1/4, 1/6, ये ले लो। तो ये किसी भी सीक्वेंस की सबसे फेमस सीक्वेंस होती है। एक इवन टर्म्स अलग निकाल लो और ओड वाले अलग निकाल लीजिए। तो इसको संकेत देंगे तो क्या देंगे, S2n का। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी तुम्हें सीक्वेंस दी गई है और तुम्हें कभी दो सब सीक्वेंस लेनी हो तो सबसे आसान होती है, एक तो होती है सब सीक्वेंस, एक तो होती है S2n वाली, और एक होगी एंड S2n माइनस 1 वाली, ओड वाली। तो ये तो दो फेमस है, वैसे तुम उससे कितनी बना सकते हो। और बना के दिखाओ, लो ऐसा बना दो SN+2 वाली। क्या करा मैंने, बताओ, n की जगह 1 रखेंगे तो इस सीक्वेंस में क्या क्या आएगा, S3 आएगा। फिर n की जगह 2 रखोगे तो S4 आएगा। फिर इसमें n की जगह 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, S5 आ जाएगा। ये लिए मैंने। इसका मतलब इस सीक्वेंस के अंदर मैंने शुरू के 2 टर्म छोड़ दिए। समझ में नहीं आई? तो एक सीक्वेंस के तुम इनफाइनाइट सब सीक्वेंस बना सकते हो, लेकिन ये दो जो होती हैं ये बड़ी फेमस होती हैं, इंपॉर्टेंट, इवन वाली और ओड वाली। आगे बात समझ में? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से एग्जांपल। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। एक सीक्वेंस के दो पार्ट करने हैं, मतलब एक सीक्वेंस के दो पार्ट करिए जिनमें कोई कॉमन ना हो, या दूसरे शब्द में कह दीजिए उनका यूनियन लेने के बाद में वही सीक्वेंस बन जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सब सीक्वेंस की, ये सीक्वेंस ली हमने an वाली, इसकी दो सब सीक्वेंस हो जाएंगी, एक A2n, एक हो जाएगी A2n-1। तो तुमने देखा होगा इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं आएगा, सही है, क्योंकि इसमें तुमने इवन वाले लिए होंगे और इसमें तुमने क्या लिए होंगे, ओड लिए होंगे। हाँ, इन दोनों का यूनियन कर दोगे तो ऊपर वाली सीक्वेंस, ये वाली में, अरे ये गलती लिखी गई बच्चों, 3, हाँ ये वाली टर्म गलत आ गई इसमें, A3, A5 ये वाली, ये कहलाएंगी कंप्लीमेंट्री। मैंने ऊपर लिख भी दिया, हिंदी में भी लिख दिया मैंने, दोनों में पदों का क्रम समान नहीं होना चाहिए और दोनों का यूनियन करने पर मुख्य सीक्वेंस बन जानी चाहिए। जैसे कि हमें एग्जांपल भी दिए मैंने, एक तो इवन वाली और एक ले लो ओड वाली। तो इनमें कभी भी कोई कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, और कॉमन नहीं आएगा लेकिन इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ऊपर वाली सीक्वेंस बन जाएगी। ऐसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज। तुमने ये नोट कर लिया, ठीक है। लिमिट पॉइंट नोट करो पहले से जल्दी से। देखो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, या इन्हें क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। वहां मैंने रियल नंबर के चैप्टर में इन सब के बारे में बताया था। तो यहाँ वहां पे कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर हल्का सा, यहाँ ध्यान दीजिए। एक कोई रियल नंबर p लिमिट पॉइंट कहलाएगा किसी सीक्वेंस an का, अगर उसके एवरी नेबरहुड बनाए हम p के, और उन सभी नेबरहुड के अंदर इस सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म कंटेन करने चाहिए। वहां पे क्या कहा गया था कि उस पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट उस सेट के आने चाहिए। तो वही वाली बात यहां बैठती है, जब इनफाइनाइट पॉइंट कह दिए तो इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे पॉइंट उसके अलावा भी होंगे। तो डेफिनेशन तो दोनों सेम सी हैं, बस थोड़ा सा बस कहने का यहां अंतर आ गया। वहां कहा गया था एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ द सेट, जो भी सेट रखा था, अदर देन p, लेकिन p के अलावा, सही है। यहां पर कहा गया बस इनफाइनाइट सब जोड़ दिया, तो इनफाइनाइट होंगे तो वो वाली डेफिनेशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। एटलीस्ट 1 वो तो एक ही कह था। अब यहाँ पे देखो, या तो इसको ऐसा समझ लियो या ऐसा समझ लियो, क्योंकि तुम्हें पता जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो भी नेबरहुड होते हैं अपने सभी पॉइंट्स के। तो क्या करना, जरा कोई पॉइंट दिया गया होगा और पूछा गया होगा क्या ये लिमिट पॉइंट है,
तो लिमिट पॉइंट के लिए तुम्हें क्या बनाना, उस पर ओपन इंटरवल बनाना, और उस ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ जाने चाहिए। अगर मान लीजिए ये डेफिनेशन फिर भी क्लियर ना हो तो मैंने एक तुक्का बताया था वहां पर, मैंने क्या कहा था, लिमिट निकाल के देख लो। एक मिनट के लिए और भी तुक्के बता दूंगा मैं। देखो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बताया लिमिट पॉइंट ढूंढने का। यहां ध्यान दो, P is said to be limit point of the sequence an if P repeat itself in the sequence infinite times। अगर कोई नंबर ऐसा है सीक्वेंस के अंदर जो बहुत बार रिपीट हुआ हो तो वो नंबर उसका लिमिट पॉइंट है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, इस एग्जांपल के अंदर देखिए इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म ऐसा है जो रिपीट हुआ हो, लेकिन इसी सीक्वेंस का अंदर का टर्म लेना, इटसेल्फ लिखा है यहाँ पर। जरा -1 भी रिपीट हुआ बहुत बार, अब +1 भी रिपीट हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके क्या है, लिमिट पॉइंट है। एक तो ये बात ध्यान रखना, इससे तुम जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो बार बार तो वो लिमिट पॉइंट जरूर होता है। दूसरा लिखा है ये P इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an, तुम उसकी लिमिट निकालो, देखो किसकी, nवें टर्म के सीक्वेंस के। अगर nवें टर्म की लिमिट जो है फाइनाइट नंबर आ गई तो वो नंबर भी उसका लिमिट पॉइंट होता है। तो ये दो शॉर्टकट बताए मैंने। अब मैं इनको मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूं कि जो पहली डेफिनेशन लिखवाई और इनमें क्या मतलब है। दोनों मतलब एक ही है, चाहे डेफिनेशन से करिए या इन शॉर्टकट से करिए, एक ही बात है दोनों। लेकिन फिर भी नोट करिए और फिर मैं इसको बताऊंगा कि होता क्या है। अब मैं इन शॉर्टकट को तो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं, एग्जांपल क्या, वो डेफिनेशन क्या थी और ये शॉर्टकट क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले सीक्वेंस को लेते हैं। जो हमारी सीक्वेंस थी, मैंने पहले एग्जांपल दिया, वो दिया है -1 की पावर n। अगर कोई तुमसे पूछने लगा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है तो तुम क्या होगा -1, सेकंड टर्म क्या बताओगे +1, S3 क्या बताओगे -1, S4 +1, ऐसे ही लिखते हुए चले जाओगे इनफाइनाइट तक। एक बार रियल लाइन का यूज करिए, ये है हमारी रियल लाइन, ठीक है। हम -1 को चेक करना चाहते हैं, क्या -1 वास्तव में इसका लिमिट पॉइंट था। शॉर्टकट में यही कहा गया था कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो सीक्वेंस का ही हो, लेकिन तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो बार बार तो वो लिमिट पॉइंट जरूर होता है। तो हम चेक करना चाहते हैं क्या ये लिमिट पॉइंट है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कुछ भी एप्सिलॉन लेना, मर्जी है तुम्हारी, और ओपन इंटरवल बनाना, P - एप्सिलॉन और P + एप्सिलॉन, कितना भी लेना एप्सिलॉन, एवरी लिखवाया होगा मैंने। देखो लिमिट पॉइंट में हमेशा एवरी आता, चाहे रियल नंबर की बात करो यहाँ कुछ भी करो। देखो जरा, फॉर एवरी, तो कितना भी एप्सिलॉन लेना, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू लो कितनी भी, और एक ओपन इंटरवल बनाओ, उस ओपन इंटरवल के अंदर इस सीक्वेंस के 100% इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। सपोज करिए तुमने एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी ली, अंदाज लगाओ कितनी लो, कितने भी छोटी लोगे, चलो 0.5 ले लिया, ये ले ली, कोई बात नहीं। और P की वैल्यू तुम्हें कितनी थी, P की वैल्यू है -1, तो इंटरवल क्या बना -1 और यहाँ पे माइनस के 0.5, और ये बनेगा -1 और प्लस के 0.5। तो क्या इंटरवल बना, -1.5 से लेकर 0.5 तक ये बना। तो जरा इस इंटरवल को इस लाइन पे दिखाइए कहां बैठेगा, माइनस के पॉइंट इधर जाएगा, यहीं तो जाएगा, यहाँ इस साइड में माइनस के 1.5 और 0.5 इधर जाएगा, यहीं तो जाएगा, 0.5 यहाँ से गया। तो ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का बना। इस इंटरवल में बताओ इस सीक्वेंस के कितने नंबर आ रहे हैं, कितने टर्म्स आ रहे हैं, बताओ। S1 इसके अंदर है या नहीं है, इस इंटरवल के अंदर, S1 इस इंटरवल के अंदर नहीं है, अरे यही तो S1। S3 भी तो यही है, तो पहला पद भी सीक्वेंस का इस इंटरवल के अंदर है, तीसरा भी है, पांचवा भी इसके अंदर ही आएगा। कितने टर्म्स आएंगे सीक्वेंस के, इनफाइनाइट टर्म्स इस इंटरवल के अंदर ही रहेंगे, इसलिए -1 इसका लिमिट पॉइंट है। +1 को चेक कर लो, +1 तुम्हारा यहां पर है, यहां पर है 1 +1 ये रहा। तुम इसमें कुछ भी घटाओगे तो इधर आओगे 100%, और प्लस करोगे उधर जाओगे। तो इस इंटरवल के अंदर कितने टर्म्स हैं इस सीक्वेंस के, जैसा कि S2 इसके अंदर है, यो S2 ही तो है, ये ही S3 है, ये नहीं S4 है, ये ही S6 है, तो S4 यहां आएगा, S6 भी यहीं आएगा। तो इस इंटरवल के अंदर इस सीक्वेंस के कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, सही है। तो इसका मतलब +1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, सही है। कोई बच्चा कहता है इसके अलावा चेक करके दिखाइए -1 और 1 के बीच में, हाँ इसके अलावा चेक कर देता हूं। ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है। हमसे कोई कहता है 2 को चेक करके दिखाओ, तो क्या 2 इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है, तो बताता हूं मैं।
अगर मान लीजिए 2 माइनस एप्सिलॉन करा तुमने और 2 प्लस एप्सिलॉन करा और एप्सिलॉन की वैल्यू 1 मिनट के लिए 0.5 ली, कितनी ली 0.5, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना 1.5, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा 2.5। बताइए इस इंटरवल के अंदर कितने सीक्वेंस के पता आएंगे, एक भी कॉमन नहीं आने का, ना S1 आ रहा है इसमें, ना S2 आ रहा है, ना S3 आ रहा है, कोई सा भी नहीं आने का। और हम कह रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए, चाहे एप्सिलॉन की वैल्यू हम कुछ भी लें। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये एग्जांपल को ध्यान से लिखिए इसको पहले, तो फिर मैं इसको समझाता हूं दूसरे वाले शॉर्ट पॉइंट को, ये वाले को पहले इसे नोट कर लीजिए। देखो बच्चे जैसे मैंने एक एग्जांपल दी शॉर्टकट पहले वाले के अकॉर्डिंग दी है, अब मैं दूसरे शॉर्टकट के अकॉर्डिंग दे रहा हूं और फिर उसे समझाऊंगा अभी वो आई कैसा है। 1 मिनट ध्यान देना बस, ये माइनस के 0.5 है, ध्यान देना, वो पहले प्लस के लिखा गया था, ये बड़ी आफत है, चलता ही नहीं है यार। चलिए जी और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ली मैंने, ये सीक्वेंस Sn इक्वल टू है 1/n, ये सीक्वेंस है। अगर इसका फर्स्ट टर्म पूछे कोई हमसे तो 1, और S2 पूछे तो 1/2, S3 पूछे तो 1/3, ये रहा। मैंने कहा, और तुम्हें वहां भी ध्यान होगा, मैंने कहा था जब भी लिमिट पॉइंट निकालना हो तो Sn की लिमिट ले देना, बस वो फाइनाइट नंबर चाहिए। वहां भी बताया था मैंने बात लिमिट पॉइंट निकालने के लिए, यहाँ भी यही बात है। जरा लिमिट निकालना, Sn की कितनी बैठेगी, Sn की लिमिट बैठेगी 1/∞ पे 0 जाएगी, ठीक है। तो 0 एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, एक फाइनाइट नंबर है और रियल है, ये रहा। तो इसका मतलब है इसका लिमिट पॉइंट हुआ है 0 होगा, देयरफॉर 0 इज द लिमिट पॉइंट। अब लेकिन बात उठती है, तो शॉर्टकट सा बताया तुमने, 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अब बात उठती है कि अगर ये लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा, हाँ डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 यहां पर है, ये रहा। अब तुम 0 को, मुझे इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट चेक करना, तो 0 में से कुछ भी कम कर लो, कम करोगे तो इस साइड में जाओगे, 0 माइनस एप्सिलॉन, और जोड़ोगे तो इस साइड में जाओगे, इन जाओगे। तो बताइए इस सीक्वेंस के अंदर अगर एप्सिलॉन की वैल्यू किसने 0.5 ले ली तो कितने टर्म्स इस सीक्वेंस के अंदर जाएंगे, ये बताना बस तुम्हें। हाँ मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली हमने 0.5 और इधर आ जाएगी माइनस के 0.5, तो कौन कौन से पद है, एक आधा पद बताओ, बोलियो, एक बोल दो कौन सा है इसके बीच में। S1 कहां होगा, 1 है तो S1 तो इधर होगा, यहाँ S1 की वैल्यू तो यहाँ होगी 1। S2 कहां होगा 1/2, यहाँ आ जाएगा बिल्कुल इसके ऊपर, यहाँ S2 होगा, S2 यही तो आएगा 1/2। S3 इसके अंदर आएगा, S4 इसके अंदर आएगा, S5 इसके अंदर आएगा, जो बाद वाले हैं सारे इसके अंदर आएंगे। अच्छा सोचो 1 मिनट के लिए, अगर किसी ने S1 की वैल्यू 5 ले ली तो कितने टर्म्स आ जाएंगे, अब 0 + 5 तो ये वाला हिस्सा वहां पहुंच जाएगा बाहर, तो सारी सीक्वेंस ही उसके अंदर आ जाएगी। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू और कम ले ली जाए तो, हाँ ले लो, एप्सिलॉन की वैल्यू किसने मान लीजिए 0.1 ले ली 1 मिनट के लिए, तो ये बैठेगा कुल मिलाकर 1/10, तो 1/10 के बाद ही कितने टर्म्स होंगे, S11 कितना आएगा 1/11, वो इसके अंदर आएगा, S12 S13 बहुत सारे जाएंगे। इसलिए 0 वास्तव में इसका एक लिमिट पॉइंट है, क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये शॉर्टकट हुआ लिमिट पॉइंट निकालने का। कभी भी किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना हो, एक तो लिमिट निकाले देख लो उसके एनुअल टर्म की, वो फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट है तो लिमिट पॉइंट नहीं है। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है बार बार तो समझ जाइए वो लिमिट पॉइंट है। बस लिमिट पॉइंट आराम से सीक्वेंस का निकल जाते हैं इन दो चीजों से ही, तुम्हें और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों एक थ्योरम नोट कर लेना, ये वहां भी बताई थी हमने बोल जाए थ्योरम, कि जितने भी सीक्वेंस बाउंडेड होती हैं, वहां सीक्वेंस ना बोल के क्या बोला था, सेट, कोई सेट बाउंडेड होता है तो 100% लिमिट पॉइंट जरूर रखता है। तो यही बात यहाँ पर है, क्योंकि सीक्वेंस भी एक सेट ही होता है, बस उसके अंदर एलिमेंटों को आगे पीछे तुम नहीं कर सकते, बस एक क्रम में लिखे होते हैं, होता तो सेट ही है वो भी। तो ये यही बात कर रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो 100% लिमिट पॉइंट जरूर रखेगी। अभी जैसे हमने एग्जांपल करके दिखाई थी, वो बाउंडेड सीक्वेंस थी, सुप्रीमम कितना था उसका 1, इनफिमम कितना था 0। ये जो सीक्वेंस दी थी तुमने अभी 1, 1/2, 1/3, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। लिख देता हूं, सुप्रीमम बैठेगा इसका 1 और इनफिमम बैठेगा इसका 0, तो बाउंडेड सीक्वेंस है, और तुम्हें पता है इसका लिमिट पॉइंट भी है, और 0 क्या है इसका, इज द लिमिट पॉइंट भी है। प्रूफ नहीं कर रहे हम किसी को भी, अब तो फिलहाल हम डाइट कर रहे हैं इनको। बस बच्चों इन्हें करिए, कल को हम जो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करेंगे, जो इस चैप्टर का मेन पर्पज है, किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक कर